Hello everyone, welcome to Civil Staff Teaching Exam and a very warm welcome to the revision series। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑल्सो यूनिट नंबर 6, आपका सेकेंड पार्ट है। ये प्लांट फिजियोलॉजी को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली मेजरली आपके PYQs को ही हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट की कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो मेजरली उस पर यूज हुआ है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था जो कि लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसके एंड में जो दिया गया था, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन है, which one of the following statements regarding the invasion of blast fungus that is Magna porthaeorizae is in rice is incorrect। अब आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो थी वो पूछी गई थी, 4 स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन थी, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो थी वो पिक करनी थी। नाउ देख लेते हैं चारों के चारों ऑप्शंस को। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ बायोट्रॉपिक इंटरफेशियल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दैट इज BIC। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग दिस यू कैन से होल सिनेरियो। जब इन्वेड करता है फंगस एक मैग्ना पोर्थेओरिज़े को राइस में, तो ये जो है BIC कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ये तो सही बात बोल दी गई है, हमसे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो फर्स्ट तो आपकी सही हो गई। नेक्स्ट देखिए, फंगल इफेक्टर प्रोटीन्स आर ट्रांसलोकेटेड इनटू द होस्ट सेल साइटोप्लाज्म। ये भी फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। एक BIC प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो इफेक्टर प्रोटीन्स हैं कौन सी फंगस सिक्रीट करता है वो ट्रांसलोकेट होती है इनटू द साइटोप्लाज्म, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, एप्रेसोरियम इज प्रोड्यूस्ड टू इन्वेड द प्लांट। लास्ट देखिए, हॉस्टोरियम इज मोस्टली फॉर्म टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। ये फिनोमिना आपका देखने को मिलता है। एंड अगर हॉस्टोरियम की फॉर्मेशन हो रही है तो एप्रेसोरियम तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, एंटागोनिस्ट जो है एज अ वर्क करते हैं दोनों। तो हॉस्टोरियम की फॉर्मेशन होती है, दैट इज हाउ आपकी सी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। इनकरेक्ट ही हमसे पूछा है, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, typical morphological defects are routinely used in genetic screens to identify novel genes in signal transduction pathways. Which of the following morphology has been used to decipher the ethylene signaling pathways? इससे क्वेश्चन है, इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे में आपको क्या जो है वो देखने को मिलता है, वो आपने जो है ऑप्शन पिक करनी है जो यहां से देखने को फिनोमिना मिलता है। क्लियर? नाउ फर्स्ट है लाइट ग्रोन मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग, सेकंड है ट्रिपल रिस्पॉन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग, थर्ड इज डार्क ग्रोन मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग एंड लास्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रू लीव्स। सो जब आप इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ते हो, राइट, तो आपको एक फिनोमिना वहां पे देखने को मिलता है एंड दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे भी, दैट इज ट्रिपल रिस्पॉन्स यू कैन से मॉर्फोलॉजी ऑफ सीडलिंग्स। ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। यहां से आप देख सकते हो that is the ethylene triple response in seedlings that enables the seedlings to circumvent an obstacle। ठीक है, ये है आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स जो किसमें देखने को मिलता है, इथाइलिन में देखने को मिलता है। नाउ इथाइलिन प्रोडक्शन जो है दैट इज इंड्यूस्ड बाय अ मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन द स्टेम टिप एज वेल एज ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो स्टेम इलोंगेशन है यहाँ पे देखो वो स्लोज डाउन हो रही है एंड स्टेम थिक होती है, कर्वेचर जो है वो उसको स्टार्ट दैट स्टेम कर्वेचर जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली, फिर ये ऐसे वर्टिकली नहीं ग्रो करती, कैसे ग्रो कर रही है यहाँ पे देखिए, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो कौन सा रिस्पॉन्स है ये, ट्रिपल रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट फिनोमिना है। दैट इज हाउ हमारा ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग फोटो प्रोटेक्शन टू प्लांट्स। अब ये आया है आपका स्ट्रेस फिजियोलॉजी से क्वेश्चन, वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है प्लांट्स में। ठीक है, तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, फोटो प्रोटेक्शन कौन इनमें से प्रोवाइड नहीं करता, कौन सा ऐसा फिनोमिना है जिसमें फोटो प्रोटेक्शन जो है बेसिकली दैट इज नॉट प्रोवाइडेड टू प्लांट्स। नाउ फर्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ D1 प्रोटीन, क्या इसमें देखने को मिलती है, या यू कैन से ये मैकेनिज्म जब भी हम क्या करते हैं प्लांट्स में फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनको, तो उसके मैकेनिज्म कुछ स्टेप्स हैं।
कि क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा इवेंट, कौन सा मैकेनिज्म जो है वो देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ D1 प्रोटीन, वो तो डेफिनेटली डिग्रेड होती है, ये तो होता है। नेक्स्ट ज़िएंथिन फॉर्मेशन, ये भी आपको देखने को मिलता है। थर्मल डिसिपेशन, ये भी होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की लाइसिस जो है वो तो हमें नहीं देखने को मिलती है, जो कि सनलाइट वाटर में पड़ेगी, फिर वो जो है ब्रेक डाउन होगा, फोटोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये फिनोमिना हमें देखने को नहीं मिलता ड्यूरिंग फोटो प्रोटेक्शन टू प्लांट्स, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चिलिंग सेंसिटिव प्लांट्स। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये आप एक वैसे भी रिलेट कर सकते हो, दैट इज फ्रॉम योर सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में भी हम क्या पढ़ते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेसिकली सेल्स की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो लिपिड बाइलेयर से बनती है, ये हमने पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी है, तो उसमें उसकी फ्लूइडिटी कैसी होती है। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की बात करूं, ठीक है, तो वो ना ही बिल्कुल रिजिड होती है, ना ही बिल्कुल रिजिड होती है, ना ही बिल्कुल फ्लूइड होती है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में होती है, दैट इज सेमी, यू कैन से लाइक जेली, लाइक कंसंट्रेशन जो है वो उसकी होती है ना। ना ही बिल्कुल थिक होगी ऐसा कि बिल्कुल टाइट है, ना ही ऐसी होगी कि वो बह रही है प्रॉपर, है ना। मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होगी कि सेमी फ्लूइड आप बोल सकते हो, वैसी जैसी थिकनेस जो है वो देखने को मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वैसी देखने को मिलती है ना। वहां पे भी आपकी दो सिनेरियोस आए थे, दैट वाज व्हाट, कि अगर अगर आप कोल्ड कंडीशंस में हो, एक है कोल्ड और एक है हॉट, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन को इमेजिन करना, कोल्ड्स में ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, जैसे जेली है, जेली को आप चॉकलेट समझ लो, नॉर्मल आपकी चॉकलेट है, अगर आप उसको अभी विंटर्स में करते हो तो क्या हो जाती है, रिजिड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हॉट में वो कैसी हो जाती है, फ्लूइड लाइक हो जाती है, बह जाएगी, पूरी गल जाएगी, है ना। तो अब चिलिंग कंडीशंस हैं, ठीक है, चिलिंग कंडीशंस है, मतलब कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो आपसे पूछा गया है चिलिंग सेंसिटिव हैं, ठीक है। तो चिलिंग सेंसिटिव मतलब उनकी क्या हो जाएगी, रिजिड मेम्ब्रेन है, अगर उनको ठंड में रखा तो ऑटोमेटिकली और रिजिड होके ब्रेक होने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं, तो सेंसिटिव है उसके लिए। तो बोला गया है कौन से, बेसिकली वहां पे फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेचुरेटेड या फिर अनसेचुरेटेड। अब देखना, अगर हम सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करते हैं, डिफरेंस क्या है, एक है आपके सेचुरेटेड और एक है आपके अनसेचुरेटेड, ठीक है। अनसेचुरेटेड मतलब आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सेचुरेटेड में आपका सिंगल बॉन्ड जो है वो रहता है, क्लियर। नाउ सेचुरेटेड से जो आपकी, अगर मैं बोलूं फ्लूइडिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अगर ये चिलिंग सेंसिटिव है, मींस इनमें कौन से फैटी एसिड जो है वो भर भर के हैं, दैट इज सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, उनका हायर प्रपोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, चिलिंग सेंसिटिव है, सेंसिटिव से सेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। चिलिंग रेजिस्टेंट में कौन से होते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लावर व्हर्ल्स इज अफेक्टेड इन ए पटेला 3 पिस्टलेटा। ये वाला अगर म्यूटेंट आपको देखने को मिलता है तो आपको बताना है कौन सा फ्लावर का वर्ल जो है वो उसमें आपको म्यूटेशन या फिर वो अफेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा, राइट। नाउ अगर आप एबीसी मॉडल से फेमिलियर हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अगर आप एबीसी मॉडल से फेमिलियर हैं सो यू शुड हैव एन आइडिया कि जो आपका वर्ल 1 है वहां पे क्या बनता है, सेपल्स, नेक्स्ट में आपकी क्या बनती है, पेटल्स, नेक्स्ट में क्या बनता है, स्टेमन, नेक्स्ट में क्या बनता है आपका कार्पल, ठीक है। ये 4 वर्ल्स में आपको देखने को मिलता है। नाउ इसके लिए जीन्स देख लीजिए, कौन कौन से जीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेपल के लिए ए, यहां पे पेटल्स के लिए आपका होता है दैट इज A+B, ठीक है। पेटल्स की अगर मैं बात करूं तो पेटल्स के लिए आपका आ जाता है दैट इज A+B।
स्टेमन के लिए आ जाएगा आपका B+C एंड कार्पल के लिए आएगा अलोन C। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, ए पटेला 3 एंड पिस्टिलेटा ये म्यूटेंट है। अगेन आप देखिए ए पटेला 3 कहाँ पे आ रहा है आपका, इस वर्ल्ड में आ रहा है। दैट इज कि अगर बी जीन में म्यूटेशन होती है, मतलब साथ ही बेसिकली ए पटेला 3 आपका बी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। यहाँ पे देखो बी कहाँ कहाँ आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, स्टेमन में भी आ रहा है। ठीक है, अब बी में म्यूटेशन हो गई तो यहाँ पे पेटल्स एंड स्टेमन इनमें आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, म्यूटेशन देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए पटेला 3 जो है वो आपका बेसिकली बी जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें डिफेक्ट आया, इसमें म्यूटेशन आई, राइट, तो आपका ऑटोमेटिकली जो बी जीन है उसमें म्यूटेशन आने वाली है। बी कहाँ कहाँ आपका प्रेजेंट है, इस वॉल में ए एंड बी, मतलब पेटल्स में डिफेक्ट होगा। नेक्स्ट B+C, यहाँ पे जो है बी नहीं बनेगा, अगेन स्टेमन्स में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी। तो दोनों में म्यूटेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, दैट इज इन पेटल्स एंड स्टेमन्स। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज परसेप्शन ऑफ ब्लू लाइट इन प्लांट्स कॉजेस। अब अगर हम बात करते हैं ब्लू लाइट की प्लांट्स में, तो आपको कौन सा फिनोमिना जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन। फर्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। ब्लू लाइट प्लांट्स में क्या करती है, हाँ जी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वो क्या जो है फिनोमिना परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड इनहिबिशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। नेक्स्ट इज इनहिबिशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग और इनहिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन। ठीक है, सो अगर देखिए हम ब्लू लाइट की बात करते हैं, सो दैट लीड्स टू इनहिबिशन ऑफ सेल इलोंगेशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। वो इनहिबिशन नहीं करती है, वो क्या करती है, हाँ जी, बेसिकली वो क्या करती है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इनहिबिशन नहीं करी स्टोमेटल ओपनिंग की, क्या करिए, स्टिमुलेशन। यहाँ पे देखिए सेल इलोंगेशन की तो इनहिबिशन हो रही है, साथ ही स्टिमुलेशन हो रही है किस चीज की, स्टोमेटल ओपनिंग की। सो ये तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, तो यहाँ पे इनहिबिशन है, अगेन इनहिबिशन है, यहाँ पे इनहिबिशन है स्टोमेटल ओपनिंग की, तीनों आपकी ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो गई। द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 1। वाई? क्योंकि स्टिमुलेशन जो है स्टोमेटल ओपनिंग की वो एक ही ऑप्शन में गिवन है, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लू लाइट इन प्लांट्स। वो करवाती क्या है, स्टोमेटा की ओपनिंग करवाती है, राइट, उसको स्टिमुलेट करवाती है, एंड जो सेल इलोंगेशन है उसको इनहिबिट कराती है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। अगेन एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है, सो इसको आप बाद में पीडीएफ से रीड कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। देयर मे बी चांसेस की हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट में आ जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज in terpene biosynthesis pathways 3-acetyl coenzyme A are joined together stepwise to form mevalonic acid। ये पाथवे आपको दिया, एक इंफॉर्मेशन दी है कि जब हम टर्पीन की बायोसिंथेसिस का पाथवे पढ़ते हैं तो वहां पे हो क्या रहा है, 3-acetyl coenzyme A जो है वो आपकी ज्वाइन होती है, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्म ऑफ mevalonic acid, राइट। Now next है, which one of the following 3 steps is required by mevalonic acid to form isopentyl diphosphate और isopentyl pyrophosphate। अब यहाँ पे बोला गया है कि मेवालोनिक एसिड की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अब उसको अगर फॉर्म करना है, दैट इज आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट या फिर आइसोपेंटाइल पाइरोफॉस्फेट, तो उसको कौन से 3 वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जाना पड़ेगा, और वो फिर वो पाथवे जो है इनटेक करके इनकी फॉर्मेशन कर सकता है। नाउ 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, दैट इज पाइरोफॉस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन, या फिर एल्काइलेशन, पाइरोफॉस्फोराइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, थर्ड इज मिथाइलेशन, डिहाइड्रेशन एंड एल्काइलेशन, एंड द फोर्थ वन इज फॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन एंड मिथाइलेशन। नाउ अगर आपको ये पाथवे जो है आपने स्टडी किया होगा, सो यू शुड हैव एन आइडिया कि कौन से 3 मेजर पाथवेज आते हैं, दैट इज पाइरोफॉस्फोराइलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एंड देन डिहाइड्रेशन। ये तीनों स्टेप्स जो है ये चाहिए होते हैं मेवालोनिक एसिड्स को, तब वो जाके आईपीपी की फॉर्मेशन जो है वो करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? होपफुली क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल। अब सॉइल के वाटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन हैं, आपको बताना है कॉम्बिनेशन ऑफ विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सही कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट्स जो है वो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सॉइल वाटर इज जनरली नेग्लिजिबल एक्सेप्ट इन सैलाइन सॉइल्स। सेकंड है, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सैलाइन सॉइल इज ऑलवेज मोर देन जीरो। Third है, in dry soils the hydrostatic pressure of soil water potential is always positive, and the fourth one is gravitational potential of soil water is always proportional to height of the tree। देखिए अब चार स्टेटमेंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है, क्लियर। नाउ इसमें से अगेन अगर आप बहुत ढंग से स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो दो को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज हैं, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है जो कि हम लाइफ साइंसेस में प्रेफर नहीं करते, जैसे कि ऑलवेज, एंड यहां भी जो है ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड कहीं भी आ गया तो उसको हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बी एंड सी आपका कैंसिल हो जाता है, ए एंड डी ही यहां से आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। चलिए देख लेते हैं कैसे। ठीक है, ना फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है किसका, सॉइल वाटर का, वो जनरली नेग्लिजिबल होता है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होता है, तो हम उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, एक्सेप्ट इन सैलाइन सॉइल्स। ठीक है, सैलाइन का जो है जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड देख लो ना क्या बोल दिया है, द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सैलाइन सॉइल इज ऑलवेज मोर देन जीरो, कि कभी कम हो ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कम भी हो सकता है, एंड दैट इज ऑलवेज नॉट मोर देन जीरो, जीरो से ज्यादा भी हो सकता है रेयर केसेस में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी ट्रू है, बी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देखो, ड्राई सॉइल्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ सॉइल वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगेन यहाँ पे बोल दिया है ऑलवेज, हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगेन ये स्टेटमेंट आपकी कैसी हो गई, फॉल्स वन। नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सॉइल वाटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ ट्री, ये बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ भी ऑलवेज आ रहा है, यहाँ भी ऑलवेज आ रहा है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, और ये आपका फैक्ट है कि जितनी हाइट ऑफ ट्री होगी, जितना आपके ट्री की हाइट होगी, उतना ही जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सॉइल जो है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, उतना ही ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही ज्यादा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। सो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, ये फैक्ट है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, सो ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? सो दैट इज हाउ आपकी ए एंड डी जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। सो क्वेश्चन रीड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज्ड बाय फोटोसिंथेसिस are converted into sucrose and transported via phloem to other parts of the plant। ये तो हमने पढ़ा है, that is true। The following aspects are associated with sucrose uploading in phloem and its transport। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको क्या बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। एक और चीज ध्यान में दीजिए कि एक ही स्टेटमेंट गलत होगी, तीन कोई सही होंगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में आंसर देखोगे आप तो तीन स्टेटमेंट्स जो हैं, तीन ऑप्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है both reducing and non-reducing sugars are transported efficiently through phloem। Is it so? हाँ जी, अगर आपने phloem ट्रांसपोर्ट पढ़ा है तो आपको एक चीज तो बिल्कुल ध्यान में होगी, दैट फ्लोएम में जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स ही है आपकी, जैसे कि सुक्रोज, उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, जो आपकी सॉरी ठीक है, रिड्यूसिंग वालों की हम बात नहीं करते। क्लियर? सो ये तो हमारी ए गलत हो गया। अब ए गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन से जो था आपका आंसर आ गया। वाई? क्योंकि तीन ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आपकी करेक्ट होने वाली। Now next is sucrose uploading can be both symplastic as well as apoplastic। ये बिल्कुल ट्रू है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट जो है वो दोनों वे से हो सकता है, सिम्प्लास्टिक से भी हो सकता है, एपोप्लास्टिक से भी हो सकता है। थर्ड वन इज द रूट ऑफ फ्लोएम अपलोडिंग। जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है, रूट उसका क्या है, पाथवे क्या है,
पहले मीजोफिल सेल्स में जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा में जाएगा, हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही ऑर्डर जो है वो यहाँ पे देके रखा है। नाउ लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टिंग सीव ट्यूब्स इज एज पर द प्रेशर फ्लो मॉडल, हाँ जी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट जो है ये भी यहाँ पे गिवन है। तो बी, सी एंड डी जो है वो आपकी हो जाती है करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिनोटाइप ऑफ डार्क ग्रोन सीडलिंग्स दैट आर इटियोलेटेड, इनमें से कौन सा जो है वो फिनोटाइप नहीं है किसका, डार्क ग्रोन सीडलिंग्स का। फर्स्ट वन इज शॉर्ट हाइपोकोटाइलिस, नेक्स्ट वन इज एन एपिकल हुक, नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड कॉटिलिडन्स या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटोप्लास्टिड्स। तो डार्क ग्रोन सीडलिंग्स जो हैं जिनको हम एटियोलेट करते हैं तो वो उसमें आपको कौन सा देखने को नहीं मिलता, तो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटोप्लास्टिड्स ये तो देखने को मिलते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है क्लोज्ड कॉटिलिडन्स, ये भी देखने को मिलते हैं। एपिकल हुक ये भी देखने को मिलते हैं। देखने को कौन सा नहीं मिलता अगर हम बात करें, दैट इज शॉर्ट हाइपोकोटाइल्स, ठीक है, क्योंकि नॉट अ फिनोटाइप यही पूछा था कि ये आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ये फिनोटाइप नहीं दिखेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज ऑप्शन नंबर 1, शॉर्ट हाइपोकोटाइल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट इज CO2 compensation point for C3 plants is greater than C4 plants in C3 plants, ठीक है। जो CO2 compensation है वो C3 और C4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो C3 में क्या होता है, वो हायर होता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स। तो इसका आपसे क्या पूछा गया है, रीजन पूछा गया है, ठीक है। तो अब रीजन क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, डार्क रेस्पिरेशन इज हायर, इज इट सो। सेकंड है डार्क रेस्पिरेशन इज लोअर, डार्क रेस्पिरेशन का तो इस पे आपको कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए दोनों ऑप्शंस। नेक्स्ट आ जाओ फोटो रेस्पिरेशन पे, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका अप्लाइड होगा। नाउ फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो उसमें ग्रेटर CO2 कॉम्पेंसेशन क्यों है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाँ जी C3 प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। इसकी जो है प्रेजेंस वहां पे देखने को मिलती है, दैट इज वाई वहां पे क्या होता है आपका, उनमें अगर हम बात करें CO2 कॉम्पेंसेशन जो है दैट इज बेसिकली हायर। क्लियर हुई बात? सो C3 C4 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स हैं जैसे C3 C4 जो भी आपके पाथवेज हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आ जाता है दैट इज ABC मॉडल, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। थर्ड आपका आ जाता है फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, जो ट्रांसपोर्ट है बाय फ्लोएम, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर बॉटनी के हो तब तो आप पूरे यूनिट को टारगेट करोगे, प्लांट फिजियोलॉजी को। इन केस आप जोलॉजी के स्टूडेंट्स हो तो आप मेजर टॉपिक्स जो हैं जिनसे श्योरिटी है कि क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे, उनको आप पिक करके उनको आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम भी आपका ज्यादा यूटिलाइज नहीं होगा एंड श्योरिटी के साथ आपके मार्क्स जो हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? सो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डेफिशिएंसी विल बी विजिबल इन यंगर लीव्स। नाउ अब यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है कि कौन सी मिनरल की डेफिशिएंसी जो है वो आपको जो यंग लीव्स होती हैं उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर आपने ये अगेन पूरा का पूरा फिनोमिना पढ़ा होगा, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक, मॉलिब्डेनम, तो अब पूछा किस में गया है, पूछा गया है यंगर लीव्स में, ठीक है। जो आपकी यंग लीव्स होती हैं उनमें एकदम से फर्स्ट विजिबल ही कहां पे है, वो यंगर लीव्स में है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है, कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी फर्स्ट कहां पे आपको देखने को मिलेगी, यंगर लीव्स में देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए देख लेते हैं। कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है एक मिनरल डेफिशिएंसी है जो कि सबसे पहले आपको कहां पे देखने को मिल रही है, यंग लीव्स में ही देखने को मिलती है। नाउ कैल्शियम जो है दैट इज इमोबाइल इन प्लांट्स। इमोबाइल से क्या समझते हो, दो आपकी टर्म्स आती हैं, एक होता है मोबाइल, एक होता है इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, खुद से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। सो कैल्शियम क्या है, इमोबाइल है प्लांट्स में। सो इट्स डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर फर्स्ट विजिबल इन द यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
ठीक है। तो जो भी प्लांट्स हैं, सपोज करिए जो उसके यंगर पार्ट्स हैं, जो अभी मेच्योर जो है वो नहीं हुए हैं, तो वहां पे क्योंकि मोबाइल है, मूव नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है कि वो मूव करके चला जाएगा, तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो उसके विजिबल रिजल्ट आपको सबसे पहले कहां पे देखने को मिलेंगे, दैट इज बेसिकली इन द यंगर लीव्स, राइट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इसी के साथ हमारा जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला पोर्शन था, सेगमेंट था, वो हमारा कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 7, जो कि आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसको हम डिस्कस, ह्यूमन नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी है मेजरली। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप अपना कमेंट बॉक्स में डाउट जो है पुट कर सकते हो। अभी तक देखो, अगर मैं आपको सिनेरियो बता दूं अभी तक हमने क्या किया है, सो हम बेसिकली यूनिट वाइज चल रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 की हमने 2 सेशंस, 2 के 2 सेशंस, 3, 4, 5 एंड 6 इनके आपके 2-2 सेशंस हो चुके हैं, मतलब टोटल आपके 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। सो इन केस आपने क्लासेस जो हैं वो प्रीवियसली अटेंड नहीं करी हैं, सो वो सारे के सारे लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहां पे सब आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। एज वेल एज अगर आपने थ्योरी पोर्शन करना है, तो सेकेंड जो आपका यूनिट है उसकी थ्योरी जो है वो भी पूरी आपको उसकी प्लेलिस्ट एक मिल जाएगी, जिसमें डिटेल में आपकी हर चीज बिगिनिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अगर हम बात करें सब चीजें, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो भी किया था, एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स का कॉन्सेप्ट तो आपका हर एक यूनिट में, हर एक चैप्टर में आने वाला है, सो वो भी हमने जो है वो डिस्कस किया है। एंड यूनिट 5 के कुछ और PYQs भी आपको मिल जाएंगे। सो द मेन मोटिव इज टू बेसिकली कि आपकी प्रैक्टिस जो है, क्योंकि फेब में आपका एग्जाम है, सो द टाइम पीरियड लेफ्ट इज वेरी वेरी शॉर्ट, सो उसके लिए आपको अपनी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छे से करनी है, ढंग से करनी है। सो दैट इज ऑल बेसिकली। सो हम मिलेंगे, नाउ विल बी ऑन 1 जनवरी, तब तक आपको क्या है, ओके, होमवर्क क्वेश्चन भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो आपने क्या करना है, यूनिट 7 का रिवीजन करके आना है, क्योंकि यूनिट 7 को ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी है एंड मेजर एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो कि मेजर अगर मैं आपको सिस्टम्स भी बता दूं, तो जो आपका जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके बाद जो आपका अगर मैं बात करूं दैट इज एक्सक्रीटरी, नेक्स्ट हो गया आपका एंडोक्राइन वाला, हॉर्मोन्स वाला, ठीक है, ये मेजर। और अगर मैं रिप्रोडक्टिव, देखो तो इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वो अगेन आपका यूनिट 5 में भी आ जाता है, वहां पे भी हम इस चीज को पढ़ते हैं, एंड अलॉन्ग विद यूनिट 5 यूनिट 7 में भी हम पढ़ते हैं, तो दोनों जगह कंपाइल हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जो है वो पूरी की पूरी आप बायो में भी पढ़ते हो, मैमल्स के केस में, राइट। सो यहाँ से ये मेजर सेगमेंट्स हैं, या नर्वस वाला भी आ जाता है आपका, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये भी आपके मेजर है, मतलब इंडियन सिस्टम से आपके मेजरली क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। डाइजेस्टिव रेस्पिरेशन इतने ज्यादा नहीं फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, बट यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर देम एज वेल, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इन केस कोई भी डाउट आता है, यू कैन सिंपली पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो इफ यू लाइक द वीडियो, अच्छी लगी हो, लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, एंड मिलते हैं होपफुली बहुत ही जल्दी। सो टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।